Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा और इसमें जो भी आपकी क्वेरीज हों मुझे मैसेज के थ्रू बताइएगा। आप इंडिविजुअली भी मुझसे बात कर सकते हैं, ग्रुप में भी मुझसे बात कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे आपके सामने है। हम आज देखेंगे स्टैटिक कीवर्ड है क्या होता है जावा के अंदर, स्टैटिक कीवर्ड को हम यूज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, रूल्स ऑफ स्टैटिक मेथड्स, जो स्टैटिक मेथड है उनको बनाने के क्या रूल हैं। तो अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आज। तो आज हम स्टैटिक कीवर्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टैटिक कीवर्ड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप कहीं किसी फर्म के अंदर या किसी सॉफ्टवेयर हाउस में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी स्टैटिक कीवर्ड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है। स्टैटिक कीवर्ड इज अ नॉन एक्सेस मॉडिफायर। बेसिकली दो किस्म के मॉडिफायर होते हैं, एक होता है एक्सेस मॉडिफायर, एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, जो एक्सेस मॉडिफायर उनमें आते हैं आपके पास पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, और जो नॉन एक्सेस मॉडिफायर होते हैं उसके अंदर आपके पास आते हैं स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज्ड, ट्रांजिएंट और स्ट्रिक्ट एफपी। तो ये आपके पास लिस्ट है एक्सेस मॉडिफायर्स की और नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स की। तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे आज वो है स्टैटिक कीवर्ड, और स्टैटिक कीवर्ड हमारे पास क्या होता है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर है। अच्छा, जब यहाँ पे आता है कि स्टैटिक कीवर्ड को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो नंबर एक पे है यहाँ पे वेरिएबल्स। अब कौन से वेरिएबल के साथ हम स्टैटिक को यूज़ कर सकते हैं, वो है क्लास लेवल वेरिएबल्स। ठीक है, हम लोकल वेरिएबल्स के साथ स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। ओनली विद क्लास लेवल वेरिएबल्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे मेथड्स हैं। ठीक है, आल्सो नॉन एज क्लास मेथड्स। हम क्लास के जो मेथड होते हैं उनके साथ भी स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरे नंबर पे हम स्टैटिक ब्लॉक्स के साथ भी स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर नेस्टेड क्लासेस हैं। ठीक है, जिनमें इनर क्लासेस आती हैं उनके साथ हम अपने स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ये भी क्लास लेवल वेरिएबल्स के साथ ही हम यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करेंगे। और एक बात आपने याद रखनी कि हम इनर क्लासेस के साथ यानी कि नेस्टेड क्लासेस के साथ ही स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। आउटर क्लासेस के साथ हम स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने जो बात याद रखनी वो ये है कि हम वेरिएबल्स के साथ यूज़ करेंगे स्टैटिक कीवर्ड को, और कौन से वेरिएबल्स, जो क्लास लेवल वेरिएबल्स होंगे, जो क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल्स आते हैं उनके साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्टैटिक कीवर्ड को। और हम लोकल वेरिएबल, जो किसी मेथड के लोकल वेरिएबल होते हैं, उनके साथ स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा मेथड के साथ हम स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करेंगे। और नेस्टेड क्लासेस हैं, ठीक है, जिनमें इनर क्लासेस के साथ हम स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करेंगे। आज हम जो टॉपिक सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है जावा स्टैटिक वेरिएबल। कि जावा में स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, उसका बेसिक यूज़ क्या है, हम स्टैटिक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करवाते हैं, कि कब डिक्लेयर करवाते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है जावा के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। तो देखते हैं सबसे पहले कि जावा में स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है। इफ़ यू डिक्लेयर एनी वेरिएबल एज स्टैटिक, इट इज़ नोन एज स्टैटिक वेरिएबल। हम जब कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो उसके साथ अगर हम स्टैटिक के कीवर्ड को लगा देते हैं तो वो स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है द स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू रेफर टू द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज नॉट यूनिक फॉर ईच ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल द कंपनी नेम ऑफ द एम्प्लॉइज एंड कॉलेज नेम ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये है कि हम स्टैटिक कीवर्ड तब डिक्लेयर करवाते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को हमें डिक्लेयर करवाना हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं कॉलेज के स्टूडेंट्स की, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कॉलेज के स्टूडेंट का नेम होता है, ठीक है, उसके बाद उसका रोल नंबर होता है, ठीक है, उसके बाद उसकी आईडी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबकी सेम नहीं होंगी। ठीक है, जो आईडी होगी और रोल नंबर होगा सबका डिफरेंट होगा। तो उनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी, उनमें जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी वो उनके कॉलेज का नेम होगा। ठीक है,
तो जो कॉलेज का नेम होगा उसको हम क्या करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल के तौर पर डिक्लेयर करवाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयज़ की, ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ढेरों एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, ठीक है, तो हर एम्प्लॉय की जो आईडी होगी वो डिफरेंट होगी, वो यूनिक होगी, उनका नेम डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जो उनमें कॉमन प्रॉपर्टी होगी, उनमें जो कॉमन चीज़ होगी वो होगा ऑर्गेनाइजेशन का नेम, ठीक है, उनकी फर्म जो होगी उसका जो नेम होगा वो कॉमन होगा। हर एम्प्लॉय की जो फर्म होगी उसका नेम कॉमन होगा। ABCD जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी एक ही फर्म होगी, क्योंकि वो एक ही फर्म में काम कर रहे होंगे, तो इस वजह से जो अब कॉमन प्रॉपर्टी इनमें आएगी वो होगी उनकी फर्म का नेम। तो हम जो फर्म का नेम होगा उसको अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आना है तो क्या करेंगे, उसको हम स्टैटिक वेरिएबल के तौर पर डिक्लेयर करवाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा था मैं। तो नेक्स्ट है, द स्टैटिक वेरिएबल्स गेट्स मेमोरी ओनली वंस इन द क्लास एरिया एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। तो ये जो चीज़ सबसे इसकी मज़ेदार है स्टैटिक वेरिएबल की, के स्टैटिक वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करवा लेते हैं तो वो ओनली वंस, वो सिर्फ एक बार ही आपकी जो मेमोरी होती है उसको ऑक्यूपाई करता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, वो भी जब क्लास लोड हो रही होती है, ठीक है, उसके बाद ये मेमोरी नहीं लेता। इसी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि मेमोरी एफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली विद इन द सेम क्लास। वो क्लास जिसके अंदर हमने स्टैटिक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया होता है वहाँ पे हम इनको स्टैटिक वेरिएबल्स को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टैटिक वेरिएबल यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल्स को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम मेमोरी मैनेजमेंट कर सकें, ताकि हम अपनी मेमोरी को सेव कर सकें, ठीक है। इट मेक्स योर प्रोग्राम मेमोरी एफिशिएंट, क्योंकि ये मेमोरी को सेव करता है स्टैटिक वेरिएबल, इसलिए ये मेमोरी एफिशिएंट है, ठीक है। जो मेन पर्पस है जावा के अंदर स्टैटिक वेरिएबल को यूज करने का वो मेमोरी मैनेजमेंट ही है, वो मेमोरी एफिशिएंसी ही है, ठीक है। यहाँ में नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है स्टैटिक वेरिएबल की, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें जी, एक मैंने क्लास टेस्ट के नाम से क्लास बनाई है, उसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल मैंने ले लिया है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी वेरिएबल के साथ स्टैटिक लगा दें तो स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है। ये इस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल था, उसके साथ हमने क्या किया है, स्टैटिक लगा दिया है, स्टैटिक इंट इज इक्वल टू 10, तो ये स्टैटिक वेरिएबल बन गया हमारे पास। नीचे हमने एक और क्लास ले ली है यहाँ पे, ठीक है, क्लास डेमो के नाम से, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस क्लास के अंदर, डेमो क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, एक अपना वाइड जो मेन का फंक्शन है उसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इस बार a की वैल्यू को हमने कॉल करना है, यानी कि इस a को कॉल करना है। अब देखें कि ये जो a स्टैटिक वेरिएबल था वो इस क्लास का था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस क्लास के वेरिएबल को इस क्लास के अंदर जो हमने कॉल करना है तो हम इस क्लास के जरिए ही करेंगे इसको अंदर कॉल, ठीक है। मैंने आपको पीछे बताया था कि हम स्टैटिक वेरिएबल्स को सेम क्लास के अंदर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी अगर दूसरी क्लास के अंदर कॉल करना हो तो उस क्लास के रेफरेंस से हम कॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या करूँगा, टेस्ट, ये क्लास का नेम है, डॉट ए, इस क्लास का ये वेरिएबल, मैं इसको कॉल करना है तो टेस्ट डॉट ए, तो मैं इसको टेस्ट डॉट ए करूँगा तो ये मेरे पास फिर कॉल होगा ये, ठीक है। जो इसकी आउटपुट आएगी फिर वो 10 हो जाएगी हमारे पास। अच्छा, यहाँ में मेरे पास एक सिनेरियो है, ठीक है, उसको देख लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम विदाउट स्टैटिक वेरिएबल। अगर स्टैटिक वेरिएबल ना हो हमारे पास जावा के अंदर तो हमें कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। Suppose there are 500 students in your college. Now all instance data members will get memory each time when the object is created. तो यहाँ भी ये कहना चाह रहा है कि अब अगर 500 स्टूडेंट होंगे आपके कॉलेज के अंदर तो हर स्टूडेंट की डाटा को मेंटेन करने के लिए उसके कुछ इंस्टेंस मेंबर्स होंगे, जैसा कि लिखा हुआ है आगे कि ऑल स्टूडेंट्स हैव इट्स यूनिक रोल नंबर एंड नेम। तो हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर भी होगा, उसका नाम भी होगा, ठीक है। ये जो होंगे वो होंगे इंस्टेंस डाटा मेंबर्स होंगे उसके, ठीक है। तो हमें इन्हें अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करवाना पड़ेगा सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट है हेयर कॉलेज रेफर्स टू द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉलेज का नेम है वो क्या होगा कि हर स्टूडेंट का सेम होगा। तब अगर हम हर स्टूडेंट का अगर नेम सेम होगा तो हम क्या करेंगे कि
इस वेरिएबल को क्या करेंगे, स्टैटिक बना लेंगे, ठीक है। इफ वी मेक इट्स स्टैटिक दिस फील्ड विल गेट द मेमोरी ओनली वंस। अगर हम कॉलेज के नेम को स्टैटिक वेरिएबल के तौर पर इनिशियलाइज करवा लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमें बार बार हर स्टूडेंट के लिए इसको इनिशियलाइज नहीं करवाना पड़ेगा। हम इसको स्टैटिक बना लेंगे तो हर स्टूडेंट के लिए हम इसको एक बार ही कॉल कर लेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम विदाउट स्टैटिक वेरिएबल, तो इसका हम एक प्रोग्राम बना कर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्लास लिया स्टूडेंट के नेम से, उसके अंदर 3 वेरिएबल्स ले लिए हैं, स्ट्रिंग नेम है, इंट आईडी है और स्ट्रिंग कॉलेज नेम है। ये 3 वेरिएबल्स मैंने ले लिए हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट का यहाँ एक कंस्ट्रक्टर बना लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का मैंने आपको बताया था कि जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या किया, हमने वही 3 वेरिएबल्स ले लिए ऊपर वाले, जो ऊपर हमने डिक्लेयर करवाया है इंस्टेंस वेरिएबल्स, उसको हमने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर भी ले लिया है पैरामीटर्स के तौर पे, जिनमें स्ट्रिंग नेम है, इंट आईडी है, स्ट्रिंग कॉलेज अंडरस्कोर नेम है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि हमने यहाँ पे क्या करना है, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम कर देंगे, ये वाला नेम इसको रेफर कर देंगे। दिस का कीवर्ड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यानी कि इन डिटेल बताऊंगा कि दिस का कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे आप सब इतना समझ रहे हैं कि अगर हमने करंट क्लास के किसी भी वेरिएबल को या इंस्टेंस को कॉल करना हो तो हम क्या करते हैं, दिस का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस के बारे में आपको दिस कीवर्ड के बारे में आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन डिटेल बताऊंगा कि इसका कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस इतना समझे कि हमने अगर करंट क्लास के वेरिएबल्स को कॉल करना है तो क्या करेंगे कि दिस का कीवर्ड यूज करते हैं। तो दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ये वाला नेम मैंने इस नेम को रेफर कर दिया है। दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी, ये वाली आई डी, ये जो इंट आई डी थी मैंने इस आई डी को रेफर कर दी है। उसके बाद दिस डॉट कॉलेज अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू कॉलेज अंडरस्कोर नेम, तो ये कॉलेज अंडरस्कोर नेम जो था मैंने इसको रेफर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक वाइड डिस्प्ले का मेथड बनाते हैं जो हमें सिंपल एक आउटपुट देगा, ठीक है, जिसके अंदर नेम आएगा, आईडी आएगी, कॉलेज का नेम आएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मेन का फंक्शन कॉल कर लूँगा, मेन का मेथड कॉल कर लूँगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। मैंने इस स्टूडेंट क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है, s1 के नाम से, जिसके अंदर आ गया स्टूडेंट। अब मैंने यहाँ पे उसको पैरामीटर सेट कर दिए, ठीक है, पैरामीटर सेट किए मैंने यहाँ पे। उसके में अली उसका नाम आ गया 101, उसकी आईडी आ गई मेरे पास, उसके पास पीरियड, उसका कॉलेज का नेम आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब इस तरह सेम मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ s2 के नाम से, ठीक है। s2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। उसमें इसमें इस बार इसका नाम अहमद है, 102 उसकी आईडी है, पीरियड उसका कॉलेज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, s1 डॉट डिस्प्ले, इस फंक्शन को कॉल करेंगे s1 के लिए। उसके बाद s2 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करेंगे s2 के लिए। तो जब इसकी आउटपुट आएगी मेरे पास आएगी अली 101 सुपीरियर, उसके बाद अहमद 102 सुपीरियर। अब यहाँ पे देखें कि मैंने क्या किया जी, मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, तो दोनों के लिए मुझे अलग से क्या करना पड़ा है, उसका यहाँ पे कॉलेज का नेम देना पड़ा है। अब यहाँ पे जब मैं कॉलेज का नेम दे रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है इसके अंदर, ठीक है ना। हमें बार बार, अब मेरे पास अगर यहाँ पे 500 स्टूडेंट्स होंगे तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग से ही हर बार एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा कॉलेज नेम का, ठीक है। तो ये रिपीटिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि ये वेरिएबल रिपीट हो रहा है, ठीक है, सबके लिए सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको अगर हम स्टैटिक बना लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको स्टैटिक बनाते हैं तो हम हमें प्रोग्राम है इसको जस्ट ओनली वंस इसको हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करवा लेंगे और फिर बाद में हर स्टूडेंट के लिए इसको कॉल करते रहेंगे। अच्छा, जो लास्ट एग्जाम्पल हमने अभी देखी है वो थी विदाउट स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। अब हम देखेंगे वही प्रोग्राम स्टैटिक कीवर्ड के साथ, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रोग्राम को। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टूडेंट क्लास बनाई है, उसके अंदर 3 वेरिएबल्स लिए, स्ट्रिंग नेम, इंट आईडी। इस बार जो हमने कॉलेज का नेम लिया है वो हमने क्या किया, स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू पीरियड। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक कीवर्ड जो स्टैटिक था कीवर्ड यूज किया है इस वेरिएबल के लिए,
ठीक है, ये स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास बन गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, स्टैटिक वेरिएबल के अंदर स्पीरियर जो थी उसकी वैल्यू सेट कर दी है। ठीक है, अब हमें हर स्टूडेंट के लिए अलहदा से एक नया जो था वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। ठीक है, यही उससे का सबसे बड़ा फ़ायदा था स्टैटिक हमारे पास। ठीक है, अब नीचे हमने क्या किया, एक स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसके अंदर हमने अब लास्ट एग्जाम्पल के अंदर हमने 2 की बजाय 3 दिए थे हमने पैरामीटर, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट 2 पैरामीटर्स, उसका नाम, स्टूडेंट का नेम और उसकी आईडी, हम 2 पैरामीटर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ये वाला नेम, इस नेम को रेफर हमने कर दिया। दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी, ये वाली आईडी हमने इस आईडी को रेफर कर दी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम वाइड डिस्प्ले का हम फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, उसका नाम स्पेस आईडी स्पेस कॉलेज का नेम। अब जब यहाँ पे कॉलेज का नेम आएगा तो क्या करेगा, डायरेक्टली इसको कॉल कर लेगा। ठीक है ना, इस कॉलेज अंडरस्कोर नेम को। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास हर बार क्या होगा, हर स्टूडेंट के लिए क्या होता रहेगा, स्पीरियर रिपीट होता रहेगा। हमें लहदा से क्या करना होगा, लहदा से हमें वो नहीं देना पड़ेगा एक वेरिएबल कॉलेज अंडरस्कोर नेम का। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमने मेन का फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर हमें 2 स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना रही है, S1 और S2 के नाम से। स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट अली और कॉमा 101। देखिए, हमें यहाँ लास्ट एग्जाम्पल हमने क्या किया था कि यहाँ पे हमने कॉलेज का नेम भी लिया था। ठीक है, हमने यहाँ पे सुपीरियर को डिक्लेयर करवाया था, लेकिन हम यहाँ पे हम नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे सुपीरियर एज अ स्टैटिक वेरिएबल ले चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट अहमद, इसकी जो आईडी होगी 102 होगी। ठीक है, हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया और सिंपल हमने नीचे क्या किया, S1 डॉट डिस्प्ले, इस फंक्शन को कॉल किया, S2 डॉट डिस्प्ले, इस फंक्शन को कॉल किया S2 के लिए। जो जिसकी आउटपुट आएगी हमारे पास वो सेम आएगी जो लास्ट हमारे पास प्रोग्राम में आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि देखिए, हमें पिछले प्रोग्राम के अंदर 2 वेरिएबल्स एक्स्ट्रा लेने पड़े थे। ठीक है, S1 के लिए और S2 के लिए। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, हमने सिर्फ जो था कॉलेज का जो वेरिएबल हमने एक बार लिया है। ठीक है, उसको हमने S1 के लिए भी कॉल कर लिया, S2 के लिए भी कॉल कर लिया। अगर हमारे पास 500 स्टूडेंट का डाटा होता है तो हमें 500 वेरिएबल्स विदाउट स्टैटिक कीवर्ड 500 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना पड़ता है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे 500 स्टूडेंट्स के डाटा को भी लेते हैं तो हमें क्या होगा कि हम जस्ट 1 टाइम हमने कॉलेज का नेम को ले लिया है। अब हम हर बार हर स्टूडेंट के लिए उसको लेते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे। तो यही इसका फ़ायदा था। इससे क्या होगा, हमारी जो मेमोरी होगी वो भी एफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है ना, हमारी मेमोरी जो वेस्टेज होगी वो भी नहीं होगी। तो ये जो प्रोग्राम होगा ये हमारे पास मेमोरी एफिशिएंट होगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमने अभी लास्ट एग्जांपल की थी प्रोग्राम के थ्रू, उसी को डिस्कस किया है थोड़ा सा। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम विदाउट स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, द वैल्यू विच इज़ कॉमन फॉर एवरीवन मेक इट स्टैटिक। वो वैल्यू जो सब के लिए कॉमन हो उसको क्या करें, आप स्टैटिक बना लें। जैसे हमने अभी कॉलेज को नेम को क्या किया था, स्टैटिक बनाया था। बाय दिस मेमोरी विल नॉट वेस्ट। इससे क्या होगा कि जो मेमोरी होगी वो वेस्ट नहीं होगी। स्टैटिक वेरिएबल विल ऑक्यूपाई द मेमोरी ओनली वंस। जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो क्या करता है कि आपकी जो मेमोरी होती है उसको एक बार ले लेता है बस। ठीक है, एक बार ऑक्यूपाई करता है इन द क्लास एरिया में। देन इट कैन बी एक्सेस मैनी टाइम। तो हम इसको मैनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जितना टाइम चाहिए चाहे हम उसको कॉल कर लें, उसको एक्सेस कर लें। When a static variable is declared, then a single copy of variable is created. जब हम क्या करते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं तो क्या होता है कि उस वेरिएबल की एक कॉपी हमारे पास बन जाती है। ठीक है, इज क्रिएटेड एंड शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स एट क्लास लेवल। तो क्लास लेवल पे क्या होता है कि वो जो कॉपी होती है उस वेरिएबल की वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होती है, शेयर हो जाती है। यानी कि तमाम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस वेरिएबल को इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी काउंटर का प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ द काउंटर विदाउट द स्टैटिक कीवर्ड। अब हम क्या करेंगे कि काउंटर का एक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है,
लेकिन उसके अंदर हम स्टैटिक कीवर्ड को नहीं यूज़ करेंगे, तो फिर देखते हैं उससे क्या हमारे पास प्रॉब्लम आती है हमारे पास। लेकिन जब मैंने क्लास ली काउंटर के नेम से, ठीक है, काउंटर के नेम से हमने क्लास में, उसके अंदर हमने क्या किया, इंट काउंट इज इक्वल टू 0। हमने इनिशियली जो वैल्यू है उसकी क्या किया है कि वैल्यू सेट 0 कर दी है, काउंट का वेरिएबल या इंटीजर टाइप का उसकी वैल्यू 0 सेट कर दिया हमने। अब क्या किया, यहाँ पे हमने एक क्या ये कंस्ट्रक्टर बना लिया हमने, ठीक है, काउंटर का, ठीक है। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर अब क्या रहा है कि जस्ट काउंट प्लस प्लस हो रहा है। ये जो हमारे पास काउंट का वेरिएबल था, हम उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसके अंदर। कि जब भी ये कॉल होगा उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, जब भी ये कॉल होगा उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे कि सिस्टम डॉट प्रिंटलन में काउंट को क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा देंगे, सिंपल, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args हमने जो मेन का फंक्शन कॉल कर लिया अपना, उसके अंदर हमने क्या किया कि इस काउंटर क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया c1 के नाम से। अब देखें इंक्रीमेंट तभी होगा जब भी इसका क्या होगा, ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट कॉल होगा हमारे पास, ठीक है। तो अब जो ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास c1, इसको कॉल करेगा, c2 इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, c3 इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। जब इसको कॉल करेगा तभी हमारे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बना लिए अपने। काउंटर c1 इज इक्वल टू न्यू काउंटर, ठीक है ना। उसके बाद काउंटर c2 इज इक्वल टू न्यू काउंटर, काउंटर c3 इज इक्वल टू न्यू काउंटर। हमने ये c1 c2 c3 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं काउंटर के, ठीक है, काउंटर क्लास के, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे अपने प्रोग्राम को, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास आउटपुट ये आएगी हमारे 111। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंक्रीमेंट होगा ही नहीं। क्यों वो इंक्रीमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो हमने एक वेरिएबल ले लिया है, इसकी वैल्यू ही इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि हम इसको इनिशियली 0 सेट कर दिया है, ठीक है ना। जब भी काउंटर कॉल होगा तो यहाँ पे c1 जब कॉल होगा तो यहाँ पे आएगा, उसके पास उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है ना। 0 होगी तो उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे आएगा उसको 1 कर देगा, ठीक है ना। अब जो काउंटर की वैल्यू हमारे पास सेव हुई है 1 हो गई है, ठीक है ना। जब जब c2 चलेगा तो उसके बाद दोबारा जब यहाँ पे आएगा तो फिर उसकी वैल्यू 0 ही होगी, ठीक है। तो c2 के लिए भी जब यहाँ पे नीचे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो काउंट का जो काउंट एक उसमें इंक्रीमेंट होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह जब c3 कॉल होगा तो यहाँ पे जाएगा उसके पास, ठीक है ना, ठीक है। तो जहाँ पे देखेगा कि जाके जो वैल्यू होगी उसकी काउंट की जो होगी वो 0 होगी। तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हमारे पास यहाँ पे तो काउंट की एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो वो भी 1 डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देखें कि इसने क्या किया, c1 c2 c3 के लिए इसने क्या किया है कि 111 ही डिस्प्ले करवा दिया है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे इंक्रीमेंट करवाना था कि c1 के लिए 1 होता, c2 के लिए 2 होता और c3 के लिए 3 होता। तो अब ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं अब क्या करूँगा, स्टैटिक के कीवर्ड को यूज़ करूँगा, जो हम नेक्स्ट इसी प्रोग्राम में स्टैटिक के कीवर्ड को यूज़ करके ये वो काम करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने अभी काउंटर की एग्जांपल देखी है विदाउट स्टैटिक कीवर्ड, अब उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे। In this example we have created an instance variable named count, जो हमने अभी लास्ट एग्जांपल के अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया था अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, विच इज इंक्रीमेंटेड द कंस्ट्रक्टर। जो हमने काउंट क्लास का हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्टर बनाया था, उसके अंदर हमने इंक्रीमेंट करवाया उसका अपने काउंटर के वेरिएबल को, उसकी बात हो रही है। Since instance variable gets a memory at the time of object creation, अब जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो मेमोरी कब ऑक्यूपाई करता है, जब उस वेरिएबल का हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हमने 3 ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्रिएट किए थे, c1 c2 c3 के नाम से, ठीक है। अब हम जब c1 c2 c3 को वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो तब वहाँ पर हमारा जो इंस्टेंस वेरिएबल होगा वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। Each object will have the copy of the instance variable, जो हमारे पास c1 होगा वो भी उसके पास भी कॉपी होगी इंस्टेंस वेरिएबल की, जो c2 होगा उसके पास भी वैल्यू होगी हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल की, उसी तरह c3 के पास भी
इंस्टेंस वेरिएबल की जो होगी वैल्यू उसके पास सेव होगी, उसके पास कॉपी उसकी मौजूद होगी। ठीक है, इसी तरह हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएंगे तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट्स जो होता है वो मेमोरी को लेता है, कहाँ से लेता है, इंस्टेंस वेरिएबल से लेता है। ठीक है, वैल्यू को कहाँ से लेता है, इंस्टेंस वेरिएबल से लेता है। ठीक है, इफ इट इज इंक्रीमेंटेड, अगर हम क्या करते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल के वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, इट वॉन्ट रिफ्लेक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब क्या होगा कि उसके पास हर ऑब्जेक्ट के पास कॉपी मौजूद है इंस्टेंस वेरिएबल की। ठीक है, अब हम इन केस अगर हम स्टैटिक कीवर्ड को नहीं यूज करते तो हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा कि वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, वो वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं होगी। रिफ्लेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि वो वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए वो वैल्यू सेम होगी, इसलिए वो सेम को डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, वहाँ हमने क्या किया था, काउंट इज इक्वल टू 0 सेट किया था। ठीक है, अब हर ऑब्जेक्ट के पास जो वैल्यू होगी 0 सेट हो जाएगी, 0 उसके पास पहले वैल्यू आएगी। अब कंस्ट्रक्टर में जब जाएगा तो कंस्ट्रक्टर में जाने के बाद उसको वो काउंट इंक्रीमेंट कर देगा, काउंट प्लस प्लस की वजह से वो 0 से 1 हो जाएगी। ठीक है, तो वो C1 C2 C3 के लिए इसी वजह से 1 1 1 हमारे पास वैल्यू सेट हो गई थी इंक्रीमेंट होने के बाद। सो ईच ऑब्जेक्ट विल हैव द वैल्यू 1। ठीक है, अब C1 C2 C3 के पास अब वैल्यू 1 होगी इन द काउंट वेरिएबल की जो होगी वैल्यू वो 1 1 1 सेट हो जाएगी C1 के लिए, C2 के लिए, C3 के लिए। तो यहाँ पे हम वही सेम एग्जांपल है जो पहले हमने स्टैटिक वेरिएबल के बगैर की थी, अब उसी को स्टैटिक वेरिएबल के साथ कर लेते हैं। ठीक है, काउंटर के प्रोग्राम वही है, हमने यहाँ पे जस्ट एक चेंज किया है कि स्टैटिक इंट काउंट इज इक्वल टू 0 कर दिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया है, अपने इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल बना लिया है। बाकी प्रोग्राम वही है। ठीक है, स्टैटिक इंट काउंट इज इक्वल टू 0, कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे काउंटर का, उसके अंदर काउंट को प्लस प्लस करवाया, यानी कि काउंट के वेरिएबल को इंक्रीमेंट करवाया यहाँ पे, और उसके बाद उस काउंट को हमने डिस्प्ले करवा दिया आउटपुट पे। ठीक है, यहाँ पे मेन का फंक्शन कॉल किया, मेन के फंक्शन के अंदर 3 हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं, C1 C2 C3 के। ठीक है, अब हम जब इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 1 2 3। वो क्यों आएगी, क्योंकि जब काउंटर C1 इज इक्वल टू न्यू काउंटर, ये वाला C1 का जो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास कॉल होगा उसके पास इसकी कॉपी मौजूद होगी। ठीक है, स्टैटिक इंट काउंट इज इक्वल टू 0, इसके बाद जो निचली वैल्यू होगी हमारे पास 0 आ जाएगी, इसके पास सेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगा, कंस्ट्रक्टर में जाने के बाद काउंटर प्लस प्लस, तो एक वैल्यू इसकी इंक्रीमेंट होगी। अब C1 के पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। ठीक है, अब जब नेक्स्ट हमारे पास C2 का केस आएगा तो अब यहाँ पे जो वैल्यू स्टैटिक कीवर्ड होने की वजह से, स्टैटिक वेरिएबल होने की वजह से इस बार जो काउंट की कॉपी है, ठीक है, उसमें जो वैल्यू है वो 1 सेट हो चुकी है। ठीक है, अब 1 सेट हो चुकी है। अब C2 का जब ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो क्या होगा कि उसके पास इनिशियल वैल्यू वो 0 की बजाय 1 है। ठीक है, अब 1 होगी तो उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, काउंट जो होगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस बार जो C2 के लिए जो वैल्यू होगी वो 2 सेट हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीमेंट होने के बाद। ठीक है, अब जो C2 होगी वो काउंट की वैल्यू हमारे पास सेव हो गई है मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, काउंटर जो होगा C3 इज इक्वल टू न्यू काउंटर, जब C3 का जो ऑब्जेक्ट है वो कॉल होगा तो उसके पास अब इनिशियल वैल्यू जो होगी यहाँ पे 2 होगी। ठीक है, स्टैटिक इंट काउंट 0 नहीं होगा, यहाँ पे उसके पास इनिशियल वैल्यू स्टैटिक होने की वजह से क्या होगा, 2 होगी। ठीक है, अब क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या काउंट प्लस प्लस होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो उसकी जो 2 से 3 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो C3 की लिए वैल्यू 3 सेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये इसी तरह प्रोग्राम चलता रहेगा। लेकिन हमने यहाँ पे 3 हमने क्या किया है वो बनाए हैं ऑब्जेक्ट, तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स की आउटपुट इस तरह हमारे पास शो कर देगा। अब उसी एग्जांपल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं हमने क्या किया उस एग्जांपल के अंदर। As we have mentioned above, static variable will get the memory only once। मैंने आपको पहले बताया कि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो मेमोरी को 1 टाइम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इट विल रिटेन इट्स वैल्यू। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हम स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को क्या चेंज करते हैं तो वो हर बार उसको चेंज करता रहेगा। तो हमने अपनी एग्जाम्पल के अंदर यही काम किया, हमने इंक्रीमेंट करवाया कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो वो क्या था
तो उसके पास पहले 1 थी वैल्यू, उसके बाद 2 होगी, उसके बाद 3 होगी इंक्रीमेंट होने के बाद। तो ये सिंपल था, ठीक है। जो स्टडी का कीवर्ड आपको बताना था, स्टडी का कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, मेमोरी एफिशिएंट के लिए यूज़ करते हैं, मेमोरी एफिशिएंसी के लिए यूज़ करते हैं, अपनी मेमोरी को वेस्टेज से बचाने के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास स्टैटिक मेथड्स का कॉन्सेप्ट है। हम पीछे स्टैटिक वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टैटिक मेथड्स। स्टैटिक मेथड क्या होते हैं हमारे पास? इफ़ यू अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड विद एनी मेथड इट नोन एज स्टैटिक मेथड। अगर हम स्टैटिक के कीवर्ड को मेथड के साथ किसी के साथ लगा देते हैं तो स्टैटिक मेथड बन जाता है हमारे पास, ठीक है। A static method belongs to the class, not to the object of the class। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो स्टैटिक मेथड होता है वो क्लास से बिलोंग करता है। जिस क्लास के अंदर हमने बनाया उस मेथड को, उसी क्लास से बिलोंग करता है, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ बिलोंग नहीं करता, ठीक है। A static method can be invoked without the need for creating an instance object of a class। ठीक है, अगर हमने अपनी क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह हम अगर कोई मेथड कॉल करते थे उसके लिए हम क्या करते थे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे। लेकिन जब हम स्टैटिक मेथड बनाएंगे, स्टैटिक मेथड हम यूज़ कर रहे होंगे, तो उस स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, उससे क्या होगा, हमारी जो मेमोरी सेव होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टैटिक मेथड का भी वही फायदा है जो हमें स्टैटिक वेरिएबल का फायदा था, ठीक है। A static method can be called directly by class name। हम क्लास नेम से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपने मेथड को कॉल कर सकते हैं, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लास नेम डॉट मेथड नेम, जो क्लास का नेम होगा उसको कॉल करेंगे, डॉट का ऑपरेटर लगाएंगे, मेथड का नेम लगाएंगे, जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, मेथड कॉल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास स्टैटिक मेथड की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आप लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे 2 एग्जांपल्स हैं डिफरेंट, उनके आउटपुट सेम है, ठीक है। उनमें स्टैटिक जो मेथड है वो यूज़ हो रहा है, इन दोनों को देख लेते हैं बारी बारी। यहाँ पे क्लास टेस्ट क्लास हमने क्लास बनाई, स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, ये देखें हमने यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड बना लिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मेथड के अंदर क्या करेंगे, ये मैसेज शो करवा देंगे, सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन, इसमें 1 शो हो रहा होगा, ठीक है, मैसेज आ रहा है हमारे पास 1, ठीक है। इसको हमने क्रॉस किया अपने मेथड को, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेन का जो हमने फंक्शन था उसको कॉल कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया कि टेस्ट डॉट डिस्प्ले, टेस्ट क्लास का नेम डॉट डिस्प्ले इस मेथड का नेम, उसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। जब इसको हम आउटपुट शो इसकी करवाएंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसमें भी ये सेम आउटपुट आएगी, लेकिन वो कैसे आएगी इसको देख लेते हैं। पूरा प्रोग्राम सेम है, लेकिन यहाँ पे आप देखें मैंने यहाँ पे किया था टेस्ट डॉट डिस्प्ले, लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट डिस्प्ले को कॉल किया। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड को विद इन द क्लास डायरेक्टरी में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ना तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही उसके क्लास को कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम जो काम ऑब्जेक्ट को बनाए बगैर भी कर सकते हैं स्टैटिक मेथड्स को यूज़ करते हुए, और हम अगर हमने उसको कॉल करना है स्टैटिक मेथड को तो हम क्लास के नेम के साथ भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया था टेस्ट डॉट डिस्प्ले, और क्लास के नेम के बगैर सिंपल उस मेथड के नेम को सिंपली कॉल करके भी हम कॉल कर सकते हैं अपने मेथड को। स्टैटिक मेथड की एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखें क्लास टेस्ट, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, स्टैटिक मेथड बना लिया, उसके अंदर मैसेज शो करवा दिया कि ये 1 शो करवाएगा, आउटपुट पे लेके आएगा। उसके बाद ये देखें यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मेथड कॉल हो गया, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली इस क्लास के मेथड को कॉल कर लिया, यानी कि डिस्प्ले को हमने डायरेक्टली कॉल कर लिया, क्योंकि ये हमारे पास स्टैटिक मेथड था इसलिए हमने इसको डायरेक्टली कॉल कर लिया। इसके लिए हमें क्लास का नेम लगाने की या इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये किस लिए है, तो इधर देखें, फिर ये देखें एक और क्लास है मेरे पास, क्लास XYZ, उसके अंदर मैंने स्टैटिक वॉइड
शो का एक मेथड बनाया, ठीक है, ये भी स्टैटिक मेथड है मेरे पास। और ये आउटपुट पे क्या लेके आएगा, ये ट्रू शो करवाएगा, मैसेज क्या देगा, ट्रू शो करवाएगा ये आउटपुट पे। अब मैंने इस जो है मेथड को अपने इस क्लास के अंदर अगर लेके आना है या उसको यहाँ पे कॉल करना है तो क्या करूँगा, अब क्लास का नेम से मैं उसको कॉल करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो दूसरी क्लास के अंदर है। और ये इस क्लास के अंदर हम जब कॉल करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स वाई जेड डॉट शो, ठीक है, क्योंकि ये दूसरी क्लास का मेथड है इसलिए हम उस क्लास के नेम से इसको यहाँ पे लेके आएंगे, एक्स वाई जेड डॉट शो। तो मैंने आपको बात बताई थी कि जो स्टैटिक मेथड होता है उसको हम विद इन द क्लास, विद इन द सेम क्लास हम क्या कर सकते हैं कि क्लास के नेम के बगैर हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरी किसी क्लास से हम लेके आएंगे जैसा कि हम यहाँ पे लेके आए हैं तो हम क्लास के नेम से ही उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड डॉट शो का जो मेथड है वो कॉल किया है, ठीक है। अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे जब, तो जो आउटपुट आएगी वो होगी आपकी 1 और 2, ठीक है। यहाँ में हमारे पास एक और एग्जांपल है स्टार्टिंग मेथड की। इसी एग्जांपल के अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी इंटीजर टाइप के नंबर का क्यूब को कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं यहाँ पे। फिर देखिए मैंने क्लास बनाई है कैलकुलेट के नाम से, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया, स्टैटिक मेथड बना लिया है, स्टैटिक इंट क्यूब, ठीक है। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या पैरामीटर सेट कर दिया, इसका इंडेक्स, ठीक है। अब ये जो मेथड है रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक्स क्रॉस एक्स क्रॉस एक्स, ठीक है। अगर हमने क्यूब लेना तो ये क्यूब का फार्मूला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्यूब को शो करवाने के लिए हमने रिटर्न टाइप्स की ये वैल्यू ली है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मेन का मेथड कॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया इंट रिजल्ट के नाम से, उसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाना, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू कैलकुलेट, ये क्लास का नेम, डॉट क्यूब, ये मेथड हमने कॉल कर लिया। और 5 उसके अंदर हमने क्या, हमने x की जगह 5 दे दिया ताकि हम 5 का क्यूब उसको कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन में हमने इस रिजल्ट को जो हमने वेरिएबल लिया था उसको हमने क्या करवाया है, कॉल कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो इसकी आउटपुट आएगी वो 125 आएगी हमारे पास। क्यों आएगी, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 125 आता है, क्योंकि इसने रिटर्न ये करना था एक्स क्रॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5, 5 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 125। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब आगे कुछ रूल्स फॉर स्टैटिक मेथड्स हैं कि कुछ रूल्स हैं जिनको आपने ध्यान रखना है स्टैटिक मेथड बनाते हुए, आपने माइंड में रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास नॉट टू द ऑब्जेक्ट। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो स्टैटिक मेथड होते हैं या स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो क्लास से बिलोंग करते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते। दूसरे नंबर पे स्टैटिक मेथड कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय क्लास नेम एंड डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दूसरी बात ये है कि आप जो अपने स्टैटिक मेथड है उनको डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, क्लास के नेम से भी इसको कॉल कर सकते हैं। तो उनको कॉल करने के लिए या बनाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तीसरे नंबर पे स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात हमें याद रखनी है कि जब स्टैटिक मेथड होगा तो सिर्फ स्टैटिक डाटा ही कॉल करेगा और उसको एक्सेस करेगा, ठीक है। इट कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक डाटा, इंस्टेंस डाटा, ठीक है। ये किसी किस्म के लोकल वेरिएबल्स को कॉल नहीं करेगा, ठीक है, किसी लोकल मेथड को कॉल नहीं करेगा, ये नॉन स्टैटिक डाटा को ये कॉल नहीं करेगा या उसको एक्सेस नहीं करेगा, ठीक है। नंबर 4 पे आज स्टैटिक मेथड कैन ओनली कॉल अदर स्टैटिक मेथड्स एंड कैन नॉट कॉल अ नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है। जिस तरह स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे वो स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस करेंगे, स्टैटिक डाटा को ही एक्सेस करेंगे, इसी तरह जो स्टैटिक मेथड होते हैं, ठीक है, वो क्या करें, स्टैटिक मेथड्स को ही वो एक्सेस कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड्स को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पे है स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट रेफर टू दिस और सुपर कीवर्ड, ठीक है। जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो क्या करते हैं, अगर रेफर नहीं करते दिस और सुपर के कीवर्ड को इन एनी वे, ठीक है। दिस और सुपर के जो कीवर्ड है वो नॉन एक्सेसिबल है स्टैटिक मेथड के लिए, ठीक है। हम दिस के कीवर्ड को स्टैटिक मेथड्स में यूज नहीं कर सकते, तो आपने इस बात को याद रखना है। बाकी ये दिस का जो कीवर्ड और सुपर का जो कीवर्ड हमारे पास, मैं आपको ब्रीफली पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। उसकी स्लाइड्स मैंने तैयार कर ली हुई हैं इसकी, दिस कीवर्ड की,
तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपको दिस कीवर्ड पर ही डिलीवर करूँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारी स्लाइड्स ख़त्म होती हैं, ठीक है। अब आप में से किसी को जो भी इशू हो इस लेक्चर के हवाले से तो मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकता है, ठीक है, कॉल भी कर सकता है, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको मैं क्वेरीज जो आपकी होगी उसको रिजॉल्व इंशाल्लाह करने की कोशिश करूँगा। चलो ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।